हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई मन लगा कर रहे होंगे, क्योंकि अब आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलें तो 10 से 12 दिन ही है जिसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, उससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। तो 15 दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो फटाफट से आ जाइए आप सभी लोगों का हमारे टारगेट क्लासेस में सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो गाइज आज मैं आपको कराऊंगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कराऊंगी मैं आज क्वेश्चंस। ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, 2024 का है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाला 2026 का भी पेपर एज इट इज़ आने वाला है। तो जहाँ तक ही यहाँ पे शब्द थोड़े से हार्ड होते जा रहे हैं, जब तक आपको एकदम अच्छे से नहीं पता होगा तब तक आप लोग उसे कर नहीं पाएंगे। इसलिए हर चीज़ को ध्यान से देखिए, पेपर में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। PYQ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फालतू की आप वीडियोस देखने के अलावा आप PYQ देखिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आइए CDP का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है, ठीक है, जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है, ठीक। तो इसमें ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ये जो आंसर है, निरंतर बनाम अनिरंतरता, स्थिर बनाम वृद्धिशील, आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण, विभेदीकरण बनाम एकीकरण, ठीक है। ये सारे जितने भी ऑप्शंस है आपके, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से ही दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर कैसे आपका स्थिर बनाम वृद्धिशील हो सकता है। आंसर तो इसमें टिक है, क्योंकि हमने टिक कर रखा है इसे, ठीक है। मतलब आपको समझना है कि क्या है एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ग्रेजुअली improve in children who live deprived setting and enter enriched settings. The above arguments point primarily towards which of the following debates of development, ठीक। तो पहला निरंतरता बनाम अनिरंतरता, स्थिर बनाम वृद्धिशील, आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण, या चौथा है विभेदीकरण बनाम एकीकरण। इसमें बोल रहा है कि उन बच्चों में जो अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता में धीरे धीरे सुधार करते हैं, ठीक है, जो मतलब जो जिनका परिवेश जो रहता है वो अपने वंचित परिवेश को छोड़कर एक अच्छे खासे समृद्ध परिवेश में जाते हैं, ठीक है। मतलब आप किसी बेकार जगह से छोड़ करके एक समृद्ध परिवेश में, यानी एक अच्छे परिवेश में जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उपयुक्त तर्क में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे किस तरफ मतलब इशारा कर रहा है, तो पहले यहाँ पे निरंतरता बनाम अनिरंतरता, स्थिर बनाम वृद्धिशील। तो यहाँ पे स्थिर बनाम वृद्धिशील इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं स्थिर बनाम वृद्धिशील अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। ये स्थिर बनाम वृद्धिशील जो होता है वो किसका परिणाम होता है, अंतःक्रिया का परिणाम होता है। किसी बालक के विकास पर उसके आनुवांशिकता कारक और पर्यावरण, जिसके उसका परिवार, पास पड़ोस, समाज, स्कूल, अध्यापक तथा उसके मित्र आते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। भाई जब कोई बच्चा वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करता है तो उसका जो एकेडमिक प्रदर्शन है और जो बौद्धिक क्षमताओं में सुधार आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा स्थिर बनाम वृद्धिशील है, क्योंकि जब आप वंचित वातावरण से आप वृद्धिशील या समृद्ध वातावरण में जाते हैं तो क्या होता है, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, है ना। तो आप लोगों को क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे अपने समाज से, स्कूल से, अध्यापक से, विद्यालय से सब कुछ जो सीखते हैं वो क्या होता है, आप अपने जो आपको आपका स्थिर परिवेश था उससे आपको वृद्धि मिली है, आगे वृद्धिशील हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे मतलब सुधार होता है। तो किस में सुधार होगा, स्थिर बनाम वृद्धिशील में, क्योंकि जब बच्चा
आपस में बातें करेगा एक दूसरे के संपर्क में आएगा, तो मानी सी बात है कि इंसान स्थिर से वृद्धिशील की तरफ जाएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सेकंड ऑप्शन क्या हमारा कह रहा है, अभिकथन, एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। एसर्शन में कह रहा है जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं, ठीक, बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं, तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। ठीक, और यहाँ पे कारण बोल रहा है बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो एसर्शन क्या कह रहा है, इंग्लिश में भी हम पढ़ दे रहे हैं। व्हेन वी लुक एट चाइल्डहुड एज अ सिंगल कैटेगरी, वी लॉस आउट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन विद रिगार्ड ऑफ जेंडर, एथनिसिटी, सोशल क्लासेस। ठीक, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपको क्या बताना है भाई, आपको पहला सही लग रहा है ना, क्योंकि जब बच्चे आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि जब हम बचपन को एक ही श्रेणी में देखते हैं, मतलब बचपन आपका एक सिंगल रहता है, आप सिंगल ही रहते हैं, या फिर आपके पास सिर्फ एक ही बच्चा है, तो वो जो वातावरण का जो परिवेश है, जो सीखने का जो तरीका है, वो बच्चों को थोड़ा सा कम आता है सिंगल। और वहीं पे आप देख लीजिएगा, जब आपके समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। हाँ, अब मानी सी बात है, जब हम क्या बोलते हैं, साथ में रहते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो भाई समाज का अंतर, वर्ग का अंतर, संबंध का अंतर, ये सारी चीज़ें अंतर खो देते हैं। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। ठीक है, ये भी सही है भाई, बचपन जब समाज में ही गुजरता है, जो भी बच्चा होता है वो समाज में पैदा होता है, समाज में रहकर वो बड़ा होता है, तो इसलिए ये कह रहा है कि बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बताना है, ए और आर दोनों सही है, तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर इज अ ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पहला सही है, क्योंकि बच्चा जब आपके समृद्ध परिवेश में रहता है, ये तो उसमें जो जातीयता है, धर्म है, इसके प्रति जो वो होती है, जो अंतर होता है, डिफरेंसेस होते हैं, वो चीज़ हट जाती हैं। ये सही कह रहा है। सेकंड वाला भी कह रहा है कि बचपन एक सामाजिक या सांस्कृतिक संकल्पना है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट है, थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जीन पियाजे का कह रहा है, जीन पियाजे के लिए पूछा है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन वाले कारकों में से कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, गतिविधि, एक्टिविटी, जैविक परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण और संतुलीकरण। तो हमारा जो संतुलीकरण है, ये हमारे जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैचुरेशंस, ये भी हमारे जीन पियाजे ने दिया हुआ है। गतिविधि है, जो एक्टिविटी है, ये भी हमारे जीन पियाजे ने दिया है। तो क्या नहीं दिया है, तो इसमें नहीं पूछा हुआ है, तो हमारे जो है सांस्कृतिक उपकरण या कल्चरल टूल हमारे किसने दिया है, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है कल्चरल टूल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आंसर इज सी इज द राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये PYQ आपको आई होप हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जीन पियाजे ने माना, जीन पियाजे के अनुसार है ये, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर है। ऐसा जीन पियाजे जी कह रहे हैं।
सेकेंड रीजनिंग क्या कहता है, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। बी वाला तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे आयोग ने है वो आंसर नहीं दिया हुआ है ना, इसमें आंसर आपका दिया नहीं हुआ है, तो इसको स्किप करके हम आगे जाते हैं, क्योंकि हम भी कोई भी आंसर्स नहीं देंगे। हमें तो जो है पहला वाला थोड़ा सा गलत लग रहा है, दूसरा वाला सही लग रहा है। पांचवा क्या कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे क्या करते हैं, तो वे डैश अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं। मतलब किसका अनुभव करते हैं और किसका सहारा लेते हैं, ये जीन पियाजे के अनुसार आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपको बताना है। According to the Jean Piaget, when children cannot handle the new experience within their existing cognitive structures, they experience and resort to। तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर असंतुलन और अनुकूलन। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा डिसइक्विलिब्रियम और एडेप्टेशंस, ये हमारे जीन पियाजे का सिद्धांत है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे असंतुलन अनुभव करते हैं। ठीक है, जब वो संतुलन नहीं बना पाते हैं, जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार अनुभव नहीं बना पाते हैं, यानी वो नहीं समझ पाते उस चीज़ को, अनुभव नहीं बना पाते हैं, तो वो किस चीज़ का अनुभव करते हैं, असंतुलन का अनुभव करते हैं। और किसका सहारा लेते हैं, अनुकूलन का। मतलब पुरानी जानकारी में नई जानकारी को अडेप्ट करना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, तो वो बच्चे जो होते हैं वो नई जानकारी में जो पुरानी जानकारी उनके पास इकट्ठा होती है उसमें नई जानकारी में वो अनुकूलन स्थापित करते हैं। इस तरीके से वो अनुकूलन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, नेक्स्ट है, जहाँ जीन पियाजे बच्चों को देखते हैं डैश देखते हैं, वहीं वाइगोस्की बच्चों को क्या देखते हैं। ठीक, किसके समय उसमें देखते हैं। ठीक, जहाँ पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं। ठीक, आंसर नंबर पहला कह रहा है विचारों की सक्रिय हेर फेर कर्ता के रूप में, या सेकंड वाला ऑप्शन है सामाजिक संदर्भ में निष्क्रिय कर्ता के रूप में, ये वाला सही है। या विचारों के सक्रिय हेर फेर कर्ता के रूप में, या सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में। ठीक, देखिए यहाँ क्या है, निष्क्रिय कर्ता लिखा है, निष्क्रिय कर्ता लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, विचारों के निष्क्रिय हेर फेर, जहाँ पे निष्क्रिय आएगा वो तो ऑप्शन क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। यहाँ पे भी निष्क्रिय है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ क्या दिया हुआ है, सक्रिय दिया हुआ है। विचारों के सक्रिय हेर फेर कर्ता के रूप में आप जानते हैं कि हमारे पियाजे हैं वो हमारे क्या किस पे आए हैं, वो विचार पे आते हैं, वो भाषा से ज़्यादा विचार को मतलब एम्फेसिस करते हैं, इसलिए जो है विचारों के सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में। और वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया हमारे सामाजिक संदर्भ में, तो इनका सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में। ठीक है, आई होप ये 6 वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का किसके आधार पर क्या है, डैश के आधार पर क्या है, अवस्था के निर्धारण के आधार क्या है। ठीक, व्हाट इज आर द बेसिक फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी। उन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में क्या बताया है। पहला कह रहा है व्यक्ति की आयु, एज ऑफ द इंडिविजुअल बताया है। सेकंड कह रहा है व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में, ये बताया है। या व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क, ये बताया। तो आपको इसमें ऑप्शंस में से दे रखा है केवल बी ओनली, ए और सी, ए और बी, या बी और सी। तो हमारा ये जो आंसर लगा हुआ है ये लगा हुआ है हमारा, तो आप लोग को ये बताना है। तो जो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। आप सभी लोग जानते हैं हमेशा दो
दो में डिफरेंसेस आपको करने होते हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत में आपको या तो नैतिक तर्कणा आती है, हमेशा आपको दो चीज़ों में एक में डिफरेंसेस करनी होती है ना, दो में से एक चीज़ों में डिफरेंसेस आपको करनी होती है। तो ये हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है। यहाँ पे दो ऑप्शन मतलब दो इंडिविजुअली चीज़ें करी जा रही हैं, ठीक है। नैतिक तर्कणा यहाँ पे पैदा हो रही है। यहाँ पे व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क यानी रीजनिंग अंडरलाइन द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस, ठीक है। व्यक्ति की आयु, यहाँ आयु से रिलेटेड हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग ने ऐसा कोई भी सिद्धांत आयु से संबंधित नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ए, बी और सी सही होगा, क्योंकि व्यक्ति की आयु से रिलेटेड ऐसा कोई सिद्धांत हमारे कोहलबर्ग जी ने नहीं दिया है। यहाँ पे भी नैतिक तर्कणा होंगी और यहाँ पे भी व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क, ठीक। तो यहाँ पे भी आपका होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने क्या हैं, ठीक। पहला कहना है मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, ठीक है। आप ये देखो, हमेशा लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो तो आप सभी लोग जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास पे, सामाजिक या सांस्कृतिक विकास पे उन्होंने दिया है। तो नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण की अनुकूल ढलना या सीखना, ठीक, ये दिया हुआ है। पर्यावरण के अनुकूल ढलना ऐसा कुछ दिया है नहीं। संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान बनाना ऐसा कुछ दिया है। संज्ञानात्मक द्वंद्व, क्या द्वंद्व पे उन्होंने ऐसा कुछ प्रतिक्रिया दी ही नहीं दी है। योजनाओं को सुसंगत संपूर्ण में संगठित करना, क्या ऐसा कुछ दिया है सिद्धांत, नहीं दिया है, ठीक। तो उन्होंने जो दिया है, उन्होंने कहा है कि मनोवैज्ञानिक उपकरण के उपयोग के द्वारा जो है महारत हासिल करना है, मास्टरिंग यूज ऑफ अ साइकोलॉजिकल टूल। मतलब बच्चा अगर कोई चीज़ सीख रहा है तो उसमें उसको 100% सीखना है, ठीक है। मतलब उसको उस चीज़ में अगर कोई चीज़ बच्चा सीख रहा है तो उसमें उसको 100% वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं महारत हासिल करना, कि जिस चीज़ को बच्चा सीख रहा है उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से सीख पाए, ये होता है हमारा महारत हासिल करना, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक उपकरण के उपयोग में महारत हासिल करना हमारा लेव वाइगोस्की का सिद्धांत आता है, ठीक। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नीचे आपको दिया भी हुआ है कि क्या क्या हमारे वाइगोस्की ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, और मैंने भी बताया है कई सारा, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने मनोवैज्ञानिक उपकरण के उपयोग में महारत हासिल करना है। लेव वाइगोस्की एक रूसी वैज्ञानिक थी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि लेव वाइगोस्की हमारे क्या थे, ये रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है। इनके अनुसार बालक विकास की 3 जरूरत, सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक और भाषा, इन सभी से गुजरता है। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है, जैसे कि सहकर्मी, परिवार, पड़ोस, है ना। सांस्कृतिक, बच्चे अंतःक्रिया करके संस्कृति को आत्मसात करते हैं, अर्थात समाज में रहते हैं, सीखते हैं। भाषा, बच्चे ने जो हमारे वाइगोस्की है ना, वो भाषा को कहते हैं कि विचार से ज़्यादा भाषा ज़रूरी है, तो भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है, ऐसा हमारे वाइगोस्की साहब ने कहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वाइगोस्की और पियाजे से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके सामने मिल जाते हैं आपको देखने को, और ये सिर्फ CDP का है, CDP करा रही हूँ। CDP में आपको, आप देख रहे होंगे कि लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे से क्वेश्चंस आए हुए हैं, अच्छे खासे आए हुए हैं। तो मैं एक दिन जीन पियाजे का सिद्धांत लूँगी जिसमें आपको बहुत डीप नॉलेज देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं हम। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश की आवश्यक भूमिका है। किसकी? भौतिक पर्यावरण, ऐसा कुछ दिया नहीं है। अधिक जानकारी अन्य या मोर नॉलेजेबल अदर। परिपक्वता मैचुरेशन, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक। ये 4 ऑप्शन है हमारे। चारों ऑप्शंस में से आपको पता है कि हमारे जो लेव वाइगोस्की हैं इन्होंने किस पर ज़्यादा बल दिया है,
उन्होंने कहा है कि जब आपसे ज़्यादा कोई जानता है तब ही आपसे उनसे बच्चा, हाँ मतलब हम क्या, हर कोई बच्चा है चाहे बड़े हैं, अगर आपसे कोई ज़्यादा जानकार है तभी आप उनसे सीखना चाहेंगे। तो वाइगोत्स्की के वर्ड्स भी देख लीजिए आप क्या क्या हैं। जेडपीडी है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र हैं, स्कैफोल्डिंग है, पाड़ या ढांचा है, MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर। और यहाँ पे यही कहा गया है कि क्या कहा गया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र पहले कहा गया है, यानी यहाँ पे जेडपीडी कहा है, और मोर नॉलेजेबल अदर यहाँ पे अधिक जानकार अन्य। ठीक, ये ले वाइगोत्स्की के अनुसार आपको देखना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी इज राइट। हाँ हो हार्वर्ड गार्डनर, वाह वाह, ये तो सभी लोगों को मतलब अब तक जितने भी लोग हैं, या फिर आप बिगनर हों या आप पहले भी दे चुके हों, ये सभी को पता है कि हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है, केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, वातावरणीय कारकों से नहीं। प्रमुख रूप से याद करने रटने पे बल देता है, नहीं। मुख्य रूप से भावात्मक अधिगम के बारे में सोचता है, ऐसा नहीं है। तो हमारे जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, अगर ये कहीं पे भी आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है कि उन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक, तो उन्होंने बुद्धि का सिद्धांत एक नहीं है, 8 बुद्धि के सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, और 8 बुद्धि के सिद्धांत सारी अलग अलग बुद्धि है, यानी एक बुद्धि नहीं है, कई सारी बुद्धि है। जैसी आपकी संगीतीय बुद्धि हो गई है, और आपकी तार्किक बुद्धि हो गई है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो गई है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि हो गई है। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत हमारे हार्वर्ड गार्डनर के हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या प्रस्तावित किया है, बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, डेफिनेटली। ठीक है, कि बुद्धि एक तरीके की नहीं होती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि बुद्धि को अलग अलग तरीक़ों से विभाजित किया जा सकता है। ठीक, तो ये रहे हमारे अभी तक के 10 क्वेश्चंस। इसके आगे भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी, कि ज़्यादा और भी वीडियोस देखने के चक्कर में आप लोग ना पड़ें, बल्कि उसकी जगह आप PYQ देखिए, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।